हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, जिसमें हम सारे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट की एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, सब कुछ सीखते हैं बड़े ही सिंपल वे में। आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स हमारे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की है। एंड अब तक आपने देखा होगा ऑलरेडी हम 9 वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें हमने जाना था शुरू में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, फिर एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जाना, डिमांड सप्लाई उन सब के बारे में देखा हमने। उसके बाद जा अपना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की टेक्निक समझी, सब कुछ किया। अब देखिए, आज हम उससे आगे चलेंगे। हमने रिक्रूट कर लिया, पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, अब लेटर दे चुके हैं, उसको हमारी कंपनी में ज्वाइन हो रहा है पर्सन। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आता है इंडक्शन पहले और फिर उसका ओरिएंटेशन, उसके बारे में हम जानेंगे। और किसी भी एक नए एम्प्लॉय को सही से मोटिवेट करने के लिए, कंपनी का पार्ट फील करने के लिए प्रॉपर इंडक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन क्या है? देखिए, इंडक्शन इज अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू वर्क एनवायरनमेंट। कोई भी बंदा चाहे वो एंट्री लेवल पे हो या वो किसी सीनियर लेवल पे ज्वाइन करे, एक देखिए नया माहौल होता है। कंपनी अगर दूसरी इंडस्ट्री में है तो उसको बिल्कुल ही अलग लगेगा, सेम इंडस्ट्री में हो तो भी अलग फील होगा, क्योंकि देखिए डिफरेंट लोग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी का नाम और काम से चीजें बनती हैं, जो साथ में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज वहां पे है, वो एक एनवायरनमेंट बनाती है कंपनी का, जो कि उस नए पर्सन के लिए न्यू है। तो उससे उसको फेमिलियर करना, इंट्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं इंडक्शन। Process begins with entry of employee into organization, which later fuses with training and development process. तो जैसे ही एम्प्लॉय ने एंटर किया, ये अपना इंडक्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ ये एक तरीके से पार्ट हो जाता है इसका। और ये इंडक्शन बहुत ही जरूरी है। एम्प्लॉय को ठीक से इंडक्ट ना किया जाए तो कई बार एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय भी डीमोटिवेटेड हो सकता है एंड हो सकता है सही से परफॉर्म ना कर पाए। Thus, induction is believed to motivate employee to quickly adapt to organization, which in turn increases their productivity. आप अच्छे से इंडक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, उस एनवायरनमेंट पे, जो कंपनी का एनवायरनमेंट है उसमें ठीक से अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। और अडेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो अच्छे प्रोडक्टिव उससे अच्छे तरीके से काम को स्टार्ट कर पाएगा। तो ये थी दोस्तों इंट्रोडक्शन इंडक्शन के बारे में। अब हम जानते हैं कि मेन एम क्या है। जैसा कि हमने बताया, मेन एम क्या होगा, फैमिलियराइज करना। किसे फैमिलियराइज करना? अब हर कंपनी का अपना एक विजन होता है, मिशन होता है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आपकी कंपनी ने विजन लिया कि 3 साल में हमें डबल होना है, तो नए पर्सन को ये चीज आप स्टार्टिंग से ही बताइए, ताकि वो उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहे, उस हिसाब से अपने आप को ढाल सके। तो कंपनी के विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स सब फैमिलियराइज कराना हमारा इंडक्शन का एम होता है। Induction generally provides a brief introduction about the history, culture, value, function, processes, policies, जो सब कुछ कंपनी का अब तक रहा है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज भी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, तो सब ये पर्सन को बताना उसके इंडक्शन का पार्ट होता है। Moreover, employees are communicated the expectation of the organization from them. अब ये सब कुछ बताने के साथ साथ आप ये भी तो बताएंगे ना, भाई हमने तुझे हायर किया है XYZ जिस भी पोजीशन पे, तो उसकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम चाहते हैं कि तो शॉर्ट टर्म में आप ये करो, लॉन्ग टर्म में ये करो। तो ये सब कुछ दोस्तों कहलाता है आपका इंडक्शन। इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कलेक्टिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो मतलब एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कौन एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कहां से आ रहा है। और मतलब देखिए, सेम कंपनी में भी कुछ इंडक्शन में डिपेंडिंग अपॉन उस पर्सन का क्या डिपार्टमेंट रहेगा, क्या लेवल रहेगा, इंडक्शन भी वेरी कर सकता है। कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कॉमन हो, जैसे एचआर पॉलिसीज है, वो तो कॉमन है, हर बंदे को बतानी होंगी। लेकिन कोई पर्सन सेल्स उसमें आया है तो उसकी ज्यादा इंडक्शन का पार्ट सेल्स ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब कुछ रहेगा। कोई फाइनेंस में आया है तो उसको सेल्स के बारे में एक इंट्रो सेशन दे दीजिए, बाकी उसको फाइनेंस के प्रोसेसेस बताइए। तो ये सब कुछ कहलाता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आप करिए आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडियंस इंडक्शन प्रोग्राम, कि हम क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे कि उसको कैसे किया जा सकता है। डिफाइनिंग द ऑडियंस। अब ऑडियंस में कौन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फ्रेश हमने कॉलेज से रिक्रूट किया, कुछ ट्रेनिंग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, है कौन हमारी ऑडियंस उस इंडक्शन की। डिसाइडिंग द कंटेंट एंड मोड ऑफ डिलीवरी। उसके बाद कंटेंट को डिजाइन कीजिए एंड मोड ऑफ डिलीवरी। पहले नॉर्मली तो जो है मोड वो फेस टू फेस सेशंस रहते थे, अब कोविड टाइम में इवन इंडक्शन भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वर्चुअल करनी पड़ती है, तो टीम मीट्स, वर्चुअल मीट्स के थ्रू इंडक्शन होती है। एंड फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक भी बहुत जरूरी है। तो
तो फीडबैक देखिए उसका, उस नए पर्सन से देखिए क्या उसने फीडबैक जाना, उसका फीडबैक लीजिए ताकि उस प्रोग्राम को हम और इफेक्टिव बना सकें। अब बात करते हैं कुछ मेरिट्स की, मतलब क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और फिर कुछ डीमेरिट्स की, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प एम्प्लॉय टू गेट कंफर्टेबल विद ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो सबसे सही जो आप समझ सकते हैं एक बेनिफिट होगा प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम का कि एम्प्लॉय कंफर्टेबल हो जाएगा, और टर्नओवर रेट का मतलब होता है कि जो छोड़ने का रेट होता है वो कम होता जाएगा। देखिए कोई भी किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, काम करता है, वो कभी भी ना छोड़ने के पर्सपेक्टिव से या छोड़ने की उससे नहीं करता है उसको, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉई आगे छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। तो आप अगर प्रॉपर इंडक्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल होगा और टर्नओवर रेट कम होगा। Induction program also present worth of organization to employees. This means loyalty and commitment towards organization. तो अब मान लीजिए आपकी कंपनी है, इंडिया में उस इंडस्ट्री में सबसे पुरानी कंपनी है, या कोई बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली है, कुछ आपको अवार्ड्स मिले, वो सब कुछ बताइए ताकि उस पर्सन भी उसमें प्राइड ले, यार ऐसी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया है, मैं भी पूरी मेहनत से इसका पार्ट बनूंगा। सेंस ऑफ प्राइड है, सेंस ऑफ कमिटमेंट है उसमें। इंडक्शन प्रोग्राम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू नो एंड कनेक्ट विद फेलो एम्प्लॉइज। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई नया पर्सन आया है, वो क्या जानता है आपकी कंपनी के बारे में, वहां पे काम करने वाले लोगों के बारे में। इंडक्शन के थ्रू वो जान सकता है एचआर में कौन है, आईटी में कौन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कौन है, उसके विद इन टीम कौन कौन उसके साथ काम करने वाले हैं, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो एक फैमिलियराइज वो हो जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ये भी मेन एम होता है, तो यही एक मेरिट है कि आपसे क्या बिहेवियर, एटीट्यूड, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। हर कंपनी का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पॉलिसीज होती हैं, एथिक्स होते हैं, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे चैप्टर्स में भी जानेंगे। वो सब कुछ आप बता दीजिए ताकि एम्प्लॉय उस वे में काम कर सके। ये थी हमारी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स। अब देखिए जिस चीज के बारे में सुन के इतना अच्छा लग रहा है, आप कहेंगे उसकी डीमेरिट्स भी हो सकती हैं क्या? तो दोस्तों इंडक्शन की डीमेरिट्स भी हो सकती हैं। समटाइम्स इंडक्शन प्रोवाइड टू मच इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। अब कई बार आप हर सेशन का, हर डिपार्टमेंट का उसका सेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसको उतनी नॉलेज की जरूरत ही ना हो, तो ये भी एक डीमेरिट हो जाती है। If induction program is not designed properly, employees may not have a clear understanding of functioning. This may demoralize. अब अगर ठीक से नहीं करवाया गया, या आपने तो डिजाइन कर दिया बीइंग एचआर, जिन पर्सन को उसमें सेशन लेना है कोई टाइम से नहीं आ रहा, या वर्चुअल में आजकल हमें कई बार ये भी फीडबैक मिलता है कि सामने वाला सेशन ही नहीं लेता है, तो इसमें पर्सन डिमोरलाइज भी हो सकता है। यार मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोच के, बड़ा नाम सोच के ज्वाइन किया, एंड यहाँ पे तो सीरियसनेस ही नहीं है। तो अगर ठीक से कंडक्ट ना हो तो इंडक्शन में पर्सन स्टार्टिंग में डिमोरलाइज भी हो सकता है। Employee would not be able to show dedication or become a part of team in case they are not inducted properly. इंडक्शन ठीक से ना हो तो सोच सकता है वो पर्सन कभी अपने आप को टीम का पार्ट फील ही ना करे, उसको समझ ही ना है कि इसमें मेरा फिट क्या है या मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इफ एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, कुछ महीने बाद वो छोड़ देता है, तो उस केस में क्या होगा? जो भी आपने टाइम, मनी, एफर्ट स्पेंड किया इंडक्शन प्रोग्राम में, वो तो वेस्ट हो गया ना। तो ये भी एक डीमेरिट है। तो एक इंडक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसकी मेरिट्स के साथ साथ दोस्तों ये सब डीमेरिट्स भी हैं। अब चलते हैं आगे। इंडक्शन समझ लिया, नया पर्सन आया, उसको कंपनी के बारे में सब बता रहे हैं, रोल्स के बारे में बता रहे हैं, वो इंडक्शन। अब सेकंड पार्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है? इन एन इंडक्शन प्रोग्राम एम्प्लॉय आर इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्क कल्चर। However, it is not sufficient to be aware of work culture. Employee need to have a clear understanding of their jobs and responsibilities. तो अभी तक देखिए, अब समझिए इंडक्शन ओरिएंटेशन में क्या फर्क है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, वर्क कल्चर के बारे में बताना, सारे पॉलिसीज बताना, ये सब था उसको इंडक्ट करना। अब हमें ये भी तो बताना है कि भाई हमारी तेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स, मतलब जो हमने उसको जिस पोजीशन पे हायर किया है उसकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। और यही फर्क है दोस्तों इंडक्शन ओरिएंटेशन में। आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, समझ के चलिए कि दोनों आपस में कैसे अलग है। तो ये रेड हाइलाइटेड को आप देखिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीफिंग द जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, जिसमें उसको उसकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। अब टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन क्या होगा? देखिए दो तरीके के होते हैं। एक होता है, मतलब दो वे में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका होता है जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल का मतलब हर नए रिक्रूट के लिए जो हो रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एचआर पॉलिसीज, आईटी पॉलिसीज, उसके बाद कुछ इन चीजों का करना, ये आपका एक जर्नल चीजें होती है जो करनी ही करनी होती है। सो इसमें क्या होगा? एम्प्लॉइज आर मेड अवेयर ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ देयर जॉब, जर्नल सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस, ये जर्नल चीजें हैं। जॉब स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में क्या होगा? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब प्रोफाइल।
अब मान लीजिए एचआर में किसी पर्सन ने एडमिन में ज्वाइन किया है, तो उसमें जैसे फायर एनओसी हो गया, आपका एडमिन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, वो आप उसको बता रहे हैं, तो वो कौन सा ओरिएंटेशन है, उसका स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। समझ में आया आपको। अब चलते हैं दूसरी टाइप। दूसरी टाइप होती है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्या होता है दोस्तों? ट्रेडिशनल में ऑर्गेनाइजेशन यूज जर्नल एंड रिपीटेड ओरिएंटेशन मटेरियल, एक बार मटेरियल बना दिया, बार बार साल दर साल उसी को हम यूज करते जा रहे हैं। और मॉडर्न में क्या होता है, जैसे जैसे जॉब रिक्वायरमेंट में चेंजेस आई उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं मॉडर्न। तो ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। अब जानते हैं प्रोसेस। तो जैसे हमारा इंडक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, मोर और वैसा ही सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। सबसे पहले जैसे उसमें था अपना समझना क्या ऑडियंस है, फिर डिफाइन करना। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और उसकी एक्सपेक्टेशंस को रिव्यू करेंगे, फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन देखेंगे, फिर मोड ऑफ डिलीवरी देखेंगे कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है क्या है, और लास्ट में उसका फीडबैक लेंगे। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ ओरिएंटेशन। अब इफेक्टिवनेस ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम इफेक्टिव कैसे हो सकता है? तो देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इफेक्टिव हो उसके लिए 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हमें यह पता होना चाहिए कि उस पर्सन की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम किस मोड में उसको बता रहे हैं, और हमारे इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव, ये तो दोस्तों आप देखिए इन जनरल लाइफ में भी जब तक हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम अलग अलग डायरेक्शन में भटकते चलेंगे। जितने आप सक्सेसफुल आदमियों को देख लीजिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, वो एक ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियर कट डिफाइन करते हैं। आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन ना करके 10 चीजों में हाथ पैर मारते रहिए, एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। इससे अच्छा 10 दिन बैठिए, 1 महीना बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सोचिए, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लीजिए, फिर उसको स्ट्राइव करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरा, वेल डिफाइंड ऑडियंस। ऑडियंस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए इस प्रोग्राम की ऑडियंस कैसे है, उसी हिसाब से हम उसका कंटेंट एंड मोड ऑफ डिलीवरी को डिफाइन करते हैं। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट एंड अप टू डेट होनी चाहिए। आज के टाइम में भी बहुत सी कंपनीज में होता है कि ओरिएंटेशन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होती है। 6 साल पुरानी पॉलिसीज, 6 साल पुराने अपडेटेड चीजें जो है वो एम्प्लॉय को दे दी जाती हैं, तो उसकी क्या रेलेवेंस है? आप एक्यूरेट दीजिए ना, अप टू डेट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा अगर करंट ईयर का नहीं है तो लास्ट क्लोज फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन दीजिए। 6 साल पुराना डेटा आप देके क्या उसका बेनिफिट दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। और लास्ट में एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना 2 इंपॉर्टेंट चीजों को, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो नया एम्प्लॉय हमारे पास आया था अभी, हमने अब देखा कैसे उसको इंडक्शन दे फिर उसको ओरिएंटेशन दे। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। अब अगली वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो 2 पार्ट्स में आएगा, वो है कंपेटेंसी मैपिंग एंड असेसमेंट सेंटर। तो पर्सन को आपने इंडक्ट कर लिया, ओरिएंट कर लिया, अब उसके काम को आपको रिव्यू करना है, उसकी कंपेटेंसीज को मैप करना है। उसके लिए हम अगली वीडियो में जानेंगे कंपेटेंसी मैपिंग के बारे में। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें बताइएगा। कोई भी फीडबैक हो तो हमारी मेल आईडी पे आप बता सकते हैं, meeru.study@gmail.com, या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली उस पर रिवर्ट करेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।